Hello students, a very good morning to all of you. I hope you all are doing well. We all know the current situation of COVID-19. हम सब लोग इस फेज से स्ट्रगल कर रहे हैं. In one way or another, we all are in some or the other problem. हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों तक, कैसे अपने स्टूडेंट्स तक अपना जो टीचिंग है उसको पहुंचाएं. सो दिस इज़ द अल्टीमेट एंड द ओनली सॉल्यूशन दैट कुड हेल्प अस डिलीवर द लेक्चर्स एंड आर टीचिंग्स टू आवर स्टूडेंट. यही मतलब एक लास्ट यही एक सॉल्यूशन. और ये तब तक हम लोगों को बेसिकली इसके थ्रू जाना है जब तक कि बेसिकली कोचिंग क्लासेस खुल नहीं चाहते. तो तब तक तो हम लोगों को इसी मोड पर रहना है. वेल नो प्रॉब्लम. हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से पहुँचे जैसे हम लोग क्लासरूम में ऑफलाइन मोड में डिस्कशंस करते थे, उसी तरीके से आपको समझ में आए. हमारी पूरी कोशिश होगी. एंड ऑल्सो यू कैन आस्क दी डाउट्स एंड जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आप अलग से बेसिकली पूछ सकते हैं, है ना. यू कैन आस्क सेपरेटली. और तो देखिए बेसिकली क्या है कि जो अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में थोड़ी सी बात आपको बताई थी. आज मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको पढ़ना है. क्या मैंने लास्ट टाइम पर आपको सिलेबस वगैरह बता दिया था. तो देखो बच्चों, हम लोगों को अगर अपना टारगेट नीट है, अगर अपना टारगेट MBBS का टेस्ट है, तो मैं आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको जितनी भी चीज़ें हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो चीज़ों का नोट्स बनाना है. वो चीज़ें तो बहुत अच्छे से पढ़नी ही हैं. साथ में आपको NCERT किताब पढ़नी है. NCERT किताब इज सिंपली लाइक अ बाइबल, यू शुड कंसीडर इट. और वो आपके एग्ज़ाम के लिए, नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब राइट फ्रॉम पेज 1 टू द एंड ऑफ द बुक, ईच एंड एवरी लाइन, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक शब्द, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है उसका. तो ज़रूर उसके बारे में सारी चीज़ें याद रखिएगा, सारी चीज़ें समझिएगा, सारी चीज़ें है ना. NCERT का एक एक वर्ड, एक एक लाइन कवर करिएगा. और फिर जब अपना क्या होगा कि NCERT किताब का चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चलेंगे. तो आई हैव स्पेशली डिज़ाइंड सम NCERT बेस्ड क्वेश्चंस जो एकदम NCERT किताब के लाइन बाय लाइन. तो वो हम लोग एक्चुअल में मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा आपसे. और प्लस जो भी लेक्चर नोट्स हैं वो सब आप बनाइएगा. और फिर जो है हम लोग आगे जैसे जैसे कंडीशन सुधरती हैं उसी हिसाब से हम लोग चीज़ों को देखेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और मॉडिफाई करेंगे. सो वेल स्टूडेंट्स, अपना जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता है स्टूडेंट्स को कि इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी जस्ट मेमोराइज. उसको रटना है, उसको याद करना है. लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी इज़ नॉट अ सब्जेक्ट टू मेमोराइज, इट इज़ अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड. एंड वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट, एक बार आपको ये सब्जेक्ट समझ में आने लगता है, then this subject will become very easy and very interesting. लेकिन बस शर्त ये है कि आपको उसको समझने की कोशिश करें. और हमारा भी पढ़ाने का तरीका ऐसे ही है. हम चीज़ों को रटाते नहीं हैं या चीज़ों को मेमोराइज करने पर कम जोर देते हैं. हाँ, कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो तो आपको मेमोराइज करना ही है. लेकिन उसके अलावा, है ना, उन टर्म्स के अलावा बाकी आपको कुछ मेमोराइजेशन नहीं करना है. यू एक्चुअली हैव टू जस्ट, है ना, वो चीज़ें जो है आपको समझनी है. और एक बार समझ में आने लगेगा देन इट विल बिकम वेरी इजी. भाई यही चीज़ तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम लोगों के बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन सा सिस्टम है, कैसे काम कर रहा है. खाना खा रहे हैं तो खाना कहाँ जा रहा है, उस खाने के साथ क्या हो रहा है. सांस ले रहे हैं तो एयर कहाँ जा रही है, एयर जाने के बाद वो अपने बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में कैसे आ रही है, ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड के जरिए कैसे मटीरियल्स अपने बॉडी के एक एक ऑर्गन से, एक एक टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है. मतलब देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स, है ना. तो वो जो बेसिकली वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं वो सब हम लोग अपने बॉडी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं.
वी आर एक्सपीरियंसिंग दोज थिंग्स इन आवर बॉडी। वही चीज़ तो अपने को स्टडी करना है। अपने एनवायरनमेंट में प्लांट्स क्या है, प्लांट्स की पत्तियों में क्या है, पत्तियों के अंदर क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो अंदर कौन से टिश्यू नज़र आएंगे, उनका स्टोमेटा कैसा होता है, वो कैसे गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है, ट्रांसपिरेशन में कैसे मदद करता है, उनके स्टेम के नीचे क्या है, बार्क में क्या है, बार्क के नीचे क्या है, मतलब रूट्स क्या काम करते हैं, तो एवरीथिंग, फ्रूट्स का क्या रोल है, सीड का क्या रोल है, मतलब रियल में अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में अगर सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो इट्स सिंपली लाइक, इट विल बी लाइक अ स्टोरी, एक कहानी की तरह होगा। इट विल सिंपली बी लाइक अ स्टोरी ऑफ व्हाट? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इस अर्थ पर जिंदगी की कहानी। बात समझ गए? तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा इसके बारे में मैं मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इस मतलब ये चीज़ें हमने बता दी। हाँ, एक बात और अपनी रह गई, 2-3 चीज़ें मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। स्टार्टिंग में वो चीज़ अपनी रह गई, वो चीज़ भी मैं बता देता हूँ। देखिए बच्चों, अगर अभी आप क्लास 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, आपके दिमाग में, आपके माइंड में एम होना चाहिए, है ना, कि क्या आपको आगे करना है। अगर आपका एम, आपका गोल आपके सामने नहीं है, देन ये बात मान करके चलिए कि आप अपने रास्ते पर, आप अपने मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। मंजिल ही नहीं है तो कहाँ से पहुँचेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड स्टार्ट थिंकिंग इज़, आपको लाइफ में करना क्या है, व्हाट इज़ योर ड्रीम, आपका ख्वाब क्या है। मतलब ये सोचना है आपको कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट डू यू वांट टू एक्चुअली एक्वायर, क्या आप एक्वायर करना चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं लाइफ में। अगर आपका कोई टारगेट, कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई एम नहीं है ना, देन बिलीव मी, ये मान लीजिए कि आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और मैं आपको बता दूं, 80% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता आगे करना क्या है ना, आगे करना क्या है ये पता नहीं होता है। वो बस पेरेंट्स कह रहे हैं चलो 11th कर लो, 11th कर लिया, चलो 12th कर लो, 12th कर लिया, बोर्ड एग्जाम पास कर लिया, बोर्ड एग्जाम पास हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, BC में एडमिशन, BSc कर लिया। बस मतलब जो पेरेंट्स कह रहे हैं, जहाँ एडमिशन हो रहा है वो करते चले जा रहे हैं, खुद का कोई गोल, कोई एम, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे नहीं होना है ना। यू हैव टू हैव एन एम, यू हैव टू हैव अ ड्रीम एक्चुअली। और हर ड्रीम, हर एम के पीछे एक मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन मतलब जैसे आपको डॉक्टर बनना है, अब उसके पीछे का मोटिवेशन क्यों आपको डॉक्टर बनना है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे बहुत सारे गरीबों की मदद करनी है। एक मोटिवेशन ये हो सकता है कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे बहुत पैसा कमाना है। कुछ लोगों का मोटिवेशन होता है कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनाना है कि बेसिकली मैं अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा कर सकूं सोसाइटी में। तो कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है। अब एवरीवन मे हैव देयर ओन बेसिकली पर्सनल मोटिवेशन, उनका कुछ भी अपना जो भी उनको चीज़ें चाहिए। कुछ लोगों का हो सकता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, बहुत रिच हो जाऊंगा, लग्जूरियस लाइफ गुजारूंगा, बड़ी बड़ी कार खरीदूंगा, बेस्ट कार खरीद, एनीथिंग इट कैन। तो फर्स्ट हैव अ मोटिवेशन। उस मोटिवेशन के बाद आपको बेसिकली उस मोटिवेशन को पूरा करने के लिए आपका ड्रीम होना चाहिए। और फिर ये अगर एक बार अपने ड्रीम, आपका ख्वाब, आपका एम, आपका मोटिवेशन आपके सामने, मतलब आपका गोल आपके सामने, देन द सेकंड स्टेप इज हाउ वुड यू गेट क्लोजर टू दैट ड्रीम और टू दैट गोल। कैसे आप अपने गोल, अपने एम के करीब पहुँचेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। जैसे मान लीजिए MBBS आपका ख्वाब है, आपको MBBS में एडमिशन लेना है किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में, उसमें एडमिशन लेना है, वो आपका ख्वाब है। अब उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या करना है, कितना स्ट्रगल, उस टेस्ट के बारे में जानिए कि कैसे मेरा एडमिशन होगा, उस टेस्ट में कितना, मतलब क्या वो टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के वो क्वेश्चंस हैं, कितना स्कोर रहता है, कितना कट ऑफ जाता है। AMU में अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कट ऑफ कितना जाता है, क्या पैटर्न चल रहा है क्वेश्चंस का,
मुझे अगर वो उतना स्कोर लाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे कितना प्रैक्टिस करना होगा, दिन में कितने घंटे पढ़ने होंगे। द सेकेंड इज, पहला अपना एम या गोल या आपका ड्रीम होना चाहिए। फिर दूसरा उस ड्रीम को मतलब ये बेसिकली एक जंग टाइप की है। इस जंग को स्टार्ट करने से पहले आपको जिसको डिफीट करना है, अपना कंपटीशन, उस दुश्मन के बारे में आपको सारी जानकारी हासिल होना चाहिए। जैसे किसी से लड़ाई करते हैं, किसी से जंग करते हैं, तो जिससे जंग कर रहे हैं उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी खूबियाँ क्या हैं या उसकी क्या क्या मतलब बेसिकली अच्छी चीज़ें हैं उसमें, क्या ख़राब चीज़ें, दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे ही नीट एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करिए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना कट ऑफ मार्क्स जाता है, कितना वेटेज होता है, कितना किस कॉलेज में कौन सा कितना मार्क्स पर हो जाता है, इंटरनल का कितना कट ऑफ है, ये सब पता करिए। आपने सब कुछ जान लिया। अब तीसरी चीज़, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो वो बताने के लिए हम लोग हैं कि जो आपका जो भी टारगेट है, उस टारगेट को फुलफ़िल करने के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना प्रैक्टिस करना है, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। और आप सब लोगों को ये बात पता ही है कि नीट में लगभग 50%, पूरा आधा बायोलॉजी होता है। 90 क्वेश्चन आर ऑफ बायोलॉजी, और उन 90 क्वेश्चंस में से अगर आपने अच्छे से 2 साल पढ़ लिया तो आई गारंटी यू कि आप 80+ क्वेश्चंस करके आएंगे सही। 80+ बोल रहा हूँ, 80 से ऊपर, इसका मतलब हो गया 320 मार्क्स से ऊपर। और ये मिनिमम है। अगर 80 से कम आपका आ रहा है ना मार्क्स, तो फिर आप नीट में बेसिकली अपना ख्वाब छोड़ दीजिए, क्योंकि नीट को अगर अच्छे कॉलेज में जाना है, क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई नहीं मतलब बेसिकली रैंक लाना है अच्छी, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो 80+ लाना ही होगा। आप कहेंगे सर 90 में से 80, यस, मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो 90 क्वेश्चंस होते हैं, ये जो 90 क्वेश्चंस होते हैं, इन 90 क्वेश्चंस में से लगभग मैं आपको बता दूं 70 से लेकर के 75 क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक। डायरेक्टली कहाँ से है? ये एनसीईआरटी बुक से पिछले 2-3 साल में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जितना भी सवाल 90 आ रहे हैं ना, 90 में से 70 से 75 क्वेश्चन अकेले एनसीईआरटी किताब के। तो अगर आपने एनसीईआरटी किताब भी मास्टर कर लिया ना एकदम, तो फिर आपके ये 70-75 क्वेश्चंस कवर हो गए ऑलरेडी। उसके बाद फिर ये जो 20 से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग कितने हो गए, 15 से 20 क्वेश्चन जो हो गए, 15 से ये जो 20 क्वेश्चंस है, ये बेसिकली पूछे जाते हैं फ्रॉम आउट, मतलब बेसिकली आउट ऑफ एनसीईआरटी, और ये हम लोग क्लासरूम में कवर करेंगे। तो क्लासरूम में याद रखिएगा, सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी किताब के अकॉर्डिंग ही नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ चीज़ें बाहर की भी डिस्कस करेंगे। वो चीज़ें वही हैं जहाँ से ये 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो याद रखना है कि एक्चुअली व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लासरूम विल बी अ कंप्लीट एक्चुअली पैकेज, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी किताब के भी सारे कॉन्सेप्ट्स लगभग डिस्कस करेंगे, प्लस एनसीईआरटी के बाहर वाले टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई? तो मैं आपसे कह रहा था कि तो देखिए, अब मैंने पूरी बात आपको बता दिया। सबसे पहले, इफ़ यू डू नॉट हैव योर एम, योर गोल, योर ड्रीम, फर्स्ट गो एंड सेट इन योर माइंड, सेट ऑन योर स्टडी टेबल। आपके स्टडी टेबल के जस्ट सामने आपका ड्रीम, आपका गोल लगा हुआ होना चाहिए, ताकि जब जब आप अपने स्टडी टेबल पर पहुँचे, आपकी नज़र सामने पड़े, तो आपको आपका ख्वाब, आपका गोल, आपका एम तुरंत याद आ जाए कि ये मेरा ख्वाब है, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। दूसरा, फिर मैंने क्या बताया कि अपने कंपटीशन, जिसमें जो भी आपका ड्रीम है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करें। और तीसरी बात फिर हमने बताई, उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाना है, और स्ट्रैटेजी हमने आपको बताया। और फिर अब लास्ट स्टेप क्या है? जस्ट गो फॉर इट, मतलब अब मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। अच्छा, ये एक चीज़ हमने आपको समझाया। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्लास 10 तक आपने थोड़ा कभी यहाँ पढ़ लिया, वहाँ पढ़ लिया, आपका काम चल जाता था। लेकिन अब ये जो क्लास 11th है ना,
इसमें जो सिलेबस है ये बहुत वास्ट है। इसमें उस तरीके से काम नहीं चलेगा जैसे अपने क्लास 10th में आपने स्टडी करके मार्क्स ले आए। दिस इज़ नाउ एक्चुअली अ बिट मोर डिफ़िकल्ट, है ना। पिछले के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है ना। इसमें आपको ज़्यादा वक्त देना होगा एक एक सब्जेक्ट के ऊपर। यू हैव टू गिव मोर एक्चुअली टाइम ऑन ईच सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू द क्लास 10th वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन, है ना। और इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिवोशन एक्चुअली। तो देखिए आपको एक स्टडी टेबल सेट करना होगा अपने पढ़ाई के लिए, जहाँ पर बेसिकली एक टेबल और एक चेयर आप अपने लिए अरेंज कर लीजिए। और टेबल और चेयर पर ही पढ़ाई होती है सही, लेट करके, बैठ करके, सोफ़ा पर सो करके, ये सब बेसिकली इनफॉर्मल तरीके हैं। ये सब मतलब ऐसे तरीके नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्टिव रह पाएंगे, है ना। भाई कहा जाता है, हम लोग के दोस्त वगैरह कहते थे कि अगर आपको नींद नहीं आ रही हो, है ना, तो खाना खाइए पेट भर करके एकदम, और किताब पकड़ लीजिए कोई भी और लेट करके पढ़िए। आप देखिएगा 10 मिनट के अंदर आपको अगर नींद नहीं आ रही हो नींद आ जाएगी। तो आपको लेट करके कभी नहीं पढ़ना है, लेट करके सो करके इस तरीके से नहीं पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी ऑन टेबल एंड चेयर, यू हैव टू अरेंज दैट। एक प्रॉपर मतलब एक पूरा प्रॉपर एक माहौल बनाइए उसका। बात समझ गए? तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर फाइनली अब बाकी चीज़ें तो हम लोग हैं ही हैं यहाँ पर जो है आपके प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए। और लास्ट टर्म पर मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा ही दिया था। हम लोग जब भी बात स्टार्ट करते हैं तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, है ना। वी ऑलवेज स्टार्ट अ डिस्कशन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज़ the living world, living world। और इस चैप्टर का पूरा आउटलाइन मैं आपको समझा दूं, उसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है, क्या क्या बातें हम लोगों को डिस्कस करनी है। पहले मैं जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा। फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, पूरा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा बायोलॉजी का और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फिर दूसरे डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, या अभी मैं यहाँ पर कह दूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके बेसिकली है ना, उनके जो फीचर्स, और उसमें से भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हम लोग कुछ डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ, है ना। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी। थोड़ा सा डिस्कशन हमारा इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी के बारे में होगा। और बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे क्या, टैक्सोनॉमी। वैसे मैंने आपको बताया कि टैक्सोनॉमी वैसे तो सीबीएसई के और एमयू के सिलेबस से उसको मतलब हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि अगर टैक्सोनॉमी नहीं समझेंगे तो आगे के जो 3 चैप्टर्स हैं ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वो हमारे समझ में आ ही नहीं सकता, है ना। तो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो क्लियर नहीं होंगी आगे की चीज़ें। इसलिए हम लोग टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। पूरा टैक्सोनॉमी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये 4 मेजर पार्ट्स हैं इस चैप्टर के जो हम लोग डिस्कस करने वाले। अच्छा, आखिरी में टैक्सोनॉमिक एड्स हैं, वो भी कैंसिल कट आउट कर दिया गया है, उसको अब हम लोग नहीं लेंगे, उसको हम लोग एंड में देखेंगे। अगर अपने पास टाइम बचेगा तो उसको कवर कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टॉपिक है, उसका बहुत ज़्यादा लिंक जो है आगे के चैप्टर से नहीं है। तो अगर उसको नहीं भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो भी आगे वाले चैप्टर्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ गया ना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन, लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। व्हाट इज बायोलॉजी? देखिए, ये
एक टर्म है जिसको हम लोग सिंपली डिफाइन कर देते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। द स्टडी ऑफ लाइफ और द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके स्टडी को हम लोग क्या कह देते हैं? बायोलॉजी। So what is biology? It is the study of living organism or it is the study of life. Living organism या life के study को हम लोग क्या कह देते हैं? Biology. याद रहेगी ये बात सभी को? What is biology? It is the study of life or study of living organisms. अच्छा, ये दो वर्ड से बना हुआ है, bios है ना, and logos. bios का मतलब क्या होता है? बेसिकली वही life, and logos का मतलब क्या है? study है ना, बायोस एंड लोगोस है ना। बायोस का मतलब लाइफ एंड लोगोस का मतलब क्या? स्टडी। तो स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। बात समझ में आ गई? एक और बात मैं आपको यहीं पर बताता हूँ, याद रखिएगा कि बायोलॉजी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस अर्थ पर जो ज़िंदगी की कहानी है, जो लाइफ की स्टोरी है पूरी, मतलब कैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आए, फिर उनसे मल्टीसेलर बने, फिर उनसे और डेवलपमेंट हुआ, प्लांट्स बने, एनिमल्स बने, मतलब कैसे ये पूरी कहानी है क्या एक्चुअली। सो बायोलॉजी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं क्या? बायोलॉजी इज ऑल्सो डिफाइंड defined as the story of life on earth। अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टोरी, तो इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, है ना। अच्छा, एक बात और यहीं पर डिटेल बताता हूँ, ये जो शब्द बायोलॉजी है वो पहले बार यूज़ किया था, जो अपने टेक्स्ट बुक्स में वो याद रखना है, एक तो लेमार्क ने और ट्राइवेरेनस ने, है ना, याद रखिएगा। ट्राइवेरेनस और लेमार्क, इन दो साइंटिस्ट ने, है ना, ये जो शब्द बायोलॉजी है ये पहले बार यूज़ किया था। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाय लेमार्क एंड ट्राइवेरेनस। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि द term biology was first used by Treviranus and Lamarck. लेमार्क ने और ट्रीवायरनस ने ये शब्द पहली बार यूज़ किया था, है ना। द टर्म बायोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज बाई ट्रीवायरनस एंड लेमार्क। अच्छा, और आगे हम लोग चलते हैं, एक और बात यहीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो फील्ड है बायोलॉजी, इसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, है ना। दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, एक जूलॉजी, मतलब दो मेन ब्रांचेस हैं, एक जूलॉजी एंड द अदर वन इज बॉटनी। सो द टर्म बायोलॉजी हैव टू मेन ब्रांचेस, दो मेन ब्रांचेस हैं, क्या क्या? एक हम लोग कह देते हैं जूलॉजी, और ये बेसिकली क्या है? जू का मतलब क्या है? वैसे तो अपने जनरल लैंग्वेज में जू किसको बोलते हैं? जहाँ पर एनिमल्स हैं, तो दिस वर्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू एनिमल्स। तो जू मतलब एनिमल्स एंड लोगी, LOGY या लॉजी हम लोग कहते हैं, दैट इज स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं, क्या है जूलॉजी? इट इज द branch of biology that deals with the study of animals। एनिमल्स के स्टडी को जूलॉजी कहते हैं। और एक और बात यहाँ पर करते हैं हम लोग, याद रखिएगा कि इस फील्ड में
जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं है ना, वो एरिस्टोटल है। तो एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी। तो याद रखिएगा ये बात भी सभी बच्चों, क्या कि एरिस्टोटल is known as father of zoology। उन्हें फादर ऑफ zoology कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा, एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ zoology। ये बात सभी लोग याद रखिएगा कि एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ zoology। और ऐसे ही जो दूसरा ब्रांच है बायोलॉजी का, दैट इज बॉटनी। और इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर देते हैं, व्हाट इज बॉटनी? इट इज सिंपली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स के स्टडी को हम लोग बेसिकली बायोलॉजी कह देते हैं। तो याद रखिएगा, व्हाट इज बॉटनी कह देते हैं। सो व्हाट इज बॉटनी? इज द branch of biology that deals with the study of plants. Towards botany, it is a branch of biology that deals with the study of plants. Plants के study को लोग botany कहते हैं। और इसमें भी एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है थियोफ्रास्टस। सो थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आता है थियोफ्रास्टस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। एक्चुअल में ये क्यों बोला जाता है, इन साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया है इन फील्ड्स में। जैसे थियोफ्रास्टस ने बॉटनी के फील्ड में बहुत रिसर्चर, मतलब अर्ली स्टेज में बहुत काम किया है ना। अर्ली स्टेज में बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उनको बेसिकली बॉटनी का फादर बोला जाता है। ऐसे ही ज़ूलॉजी के फील्ड में एरिस्टोटल ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज़ूलॉजी। और अगर पूरे बायोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो एरिस्टोटल का ही नाम आता है, पूरे बायोलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप क्या कहेंगे? एरिस्टोटल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या? बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल। ठीक है, ये बात बच्चों याद रखिएगा सभी लोग कि फादर ऑफ बायोलॉजी इज एक्चुअली एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी इज ऑल्सो एरिस्टोटल, बट फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। तो ये बात याद रहेगी सभी बच्चों को। ये तो अभी अपन ने जनरल बायोलॉजी के बारे में ये सारी बातें आपको समझा दिया है मैंने कि बायोलॉजी है क्या, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और यू कैन से इट इज द स्टोरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ, और यू कैन से इट इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने आपको बता दिया ये दो टर्म से बना है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब वही लाइफ, एंड लोगोस का मतलब टू स्टडी लाइफ इज बायोलॉजी। और उसके बाद देखिए दूसरी बात, ये जो टर्म, ये जो शब्द बायोलॉजी है, ये किसने दिया? ट्रिवायरेनस ने और लेमार्क ने। दोनों का नाम याद रखिएगा ज़रूर। उसके बाद फिर हमने आपको बता दिया क्या कि बायोलॉजी के दो अलग अलग ब्रांचेस हैं, एक ज़ूलॉजी एंड द अदर वन इज बॉटनी। ज़ूलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स, एंड बॉटनी क्या है? स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी के फादर, मतलब ज़ूलॉजी में सबसे ज़्यादा किसने काम किया? एरिस्टोटल ने। और बॉटनी में सबसे ज़्यादा किसने काम किया? थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस इज एक्चुअली नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। बात क्लियर हो गई। अब यहीं पर मैं आपको बताऊं कि
आजकल जो मतलब पहली बात तो ये है कि हम लोग क्यों बायोलॉजी स्टडी करते हैं, व्हाई डू वी स्टडी बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी एज अ ब्रांच, एज अ फील्ड क्यों है, क्यों स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो देखिए बायोलॉजी हम लोगों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि हम लोग बेसिकली हम लोग के बॉडी में जितनी भी फंक्शनिंग है, जितनी भी फिजियोलॉजी है, उन सब का फंक्शनिंग हम लोगों को पूरा फंक्शनिंग समझ में आना चाहिए। वो इसलिए समझ में आना चाहिए क्योंकि अगर इस फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को वो प्रॉब्लम पता चले, और वो प्रॉब्लम पता चलने के बाद एक्चुअली हम लोग उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकें। तो इसलिए जो है हम लोग ये फील्ड बायोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। और इसका एक्चुअल में ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक अप्रोच है। एंथ्रोपोजेनिक अप्रोच का मतलब ये है कि कि ह्यूमन सेंटर्ड। लेकिन मैं आपको बताऊं जो रियल एसेंस है बायोलॉजी का, रियल एसेंस का मतलब कि जो बेसिकली रियल बायोलॉजी है, दैट इज़ नॉट विथ एंथ्रोपोजेनिक, मतलब एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। जो एक्चुअल बायोलॉजी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं वो उसमें एक बेसिकली ओवरऑल बायोलॉजी हमें एंथ्रोपोजेनिक सेंट्रिक का मतलब समझते हैं ना, जो ऐसी चीज़ बस पढ़ना या ऐसी चीज़ समझना या ऐसी चीज़ पर ध्यान देना जो इंसान से रिलेटेड है। तो बायोलॉजी सिर्फ एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच नहीं होना चाहिए, उसका ओवरऑल अप्रोच होना चाहिए। बात समझ गया। तो आज देखिए बच्चों, हम लोगों ने जनरल पूरा बायोलॉजी के बारे में क्या क्या उसका नाम किसने दिया ये सब हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट टर्न पर फिर अपन ये दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर था तो यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।